नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो, ये चैप्टर ना बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रूशल है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। अब हम इस स्लाइड में हमारी डेली लाइफ की कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि परफ्यूम्स, मसाले, यहाँ तक कि प्लास्टिक्स। ये सब हम रोज देखते हैं, यूज करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाली चीजों में केमिकली अंदर से कुछ कॉमन हो सकता है? यही सवाल इस चैप्टर की फाउंडेशन है। तो इस स्लाइड में पिछले सवाल का जवाब है। इन सभी चीज़ों में एक खास केमिकल ग्रुप कॉमन होता है, जो इन्हें इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज देता है। और इसी ग्रुप के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस स्लाइड में मिलते हैं इस चैप्टर के हीरो से, द कार्बोनियल ग्रुप। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। यह एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। हम इसे लिखते हैं > डबल बॉन्ड O। यही वो ग्रुप है जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और इनके जैसे दूसरे कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इस चैप्टर का ये समझ लो सेंट्रल पॉइंट है। चलिए अब इस स्लाइड में आज के लेक्चर का रोड मैप देखते हैं। हम 5 की टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले कार्बोनिल फैमिली के मेंबर्स को जानेंगे, फिर उनका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण और स्ट्रक्चर समझेंगे। उसके बाद इनको बनाने के मेथड्स पर फोकस करेंगे, फिर उनके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और आखिर में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करना यानी उनमें अंतर करना सीखेंगे। तो इस स्लाइड से हम शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन को। इस सेक्शन में हम कार्बोनिल फैमिली के अलग अलग मेंबर्स से मिलेंगे और उनकी पहचान करेंगे। लेट्स गेट टू नो दिस फैमिली। अब यहाँ इस स्लाइड में देखिए कार्बोनिल परिवार के सदस्यों को। ये जो C+O ग्रुप है यानी कार्बोनिल ग्रुप, इसको एक पेरेंट की तरह समझो जिसके कई इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन और डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिल हैलाइड्स, एस्टर्स और एमाइड्स। एक बात पर ध्यान दीजिए, इन सब में आपको C=O ग्रुप कॉमन मिलेगा। अब इस स्लाइड से हम आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए उसका नाम और स्ट्रक्चर जानना सबसे जरूरी है। यहां हम इन्हीं बेसिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देखेंगे। ये टेबल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों ही पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, HCHO को आम भाषा में फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में इसका नाम है मेथेनॉल। बिल्कुल वैसे ही CH3COCH3 को हम सब एसीटोन के नाम से जानते हैं, पर उसका करेक्ट IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। इसलिए दोनों नामों पर ध्यान देना जरूरी है, आगे काम आएगा। अब इस स्लाइड में कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री यानी उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और इनके बीच का एंगल लगभग 120 डिग्री होता है। बिल्कुल एक फ्लैट ट्रायंगल जैसा शेप इमेजिन कीजिए। अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी की। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करता है? वो C+O के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसे हम डेल्टा नेगेटिव कहते हैं, और कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। और यही डाइपोलर नेचर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्बन एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल्स आकर इस पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। चलिए अब इस स्लाइड से हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हम इनके प्रिपरेशन मेथड्स यानी बनाने की विधियों को समझेंगे। अब इस स्लाइड में कुछ कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स हैं। इनमें से कुछ आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे, जैसे प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन। इसके अलावा एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस और एल्काइंस की हाइड्रेशन से भी हम इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ये सभी बहुत फंडामेंटल बेसिक रिएक्शंस हैं। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन पर फोकस करते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। नेम्ड रिएक्शंस एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे एक्सप्लेन रोजनमुंड रिडक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो आइए
इस स्लाइड में रोजनमंड रिडक्शन को समझें। इस रिएक्शन में हम एक एसिल क्लोराइड यानी RCOCl लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ एक खास कैटलिस्ट यूज होता है, पैलेडियम, जो बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपॉजिटेड होता है। रिजल्ट में हमें सीधा एल्डिहाइड मिल जाता है। एक बात याद रखना, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली एल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज होती है। अब इस स्लाइड में एक और इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन खास तौर पर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जैसे कि बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज की जाती है। ये भी एग्जाम्स के लिए एक मस्ट नो रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझना। इस स्लाइड में इटार्ड रिएक्शन का प्रोसेस देखिए। हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं टोल्यूएन। इसका रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ करते हैं। पहले एक बीच का इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी पानी से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस मेथड से हम टोल्यून को आराम से बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में बेंजाल्डिहाइड बनाने की एक और इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है गैटरमैन कोक रिएक्शन। ये भी एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हम एरोमेटिक रिंग पर डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब इस स्लाइड में गैटरमैन कोच रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं। इसमें हम बेंजीन को कार्बन मोनोक्साइड CO और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हैं। रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये रिएक्शन सीधे बेंजीन रिंग पर एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा देती है, जिससे हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है ये। अब इस स्लाइड से हम आते हैं हमारे चौथे सेक्शन की केमिकल रिएक्शंस पर। अब तक हमने जाना कि इनको बनाते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, इनकी सारी प्रॉपर्टीज इनके कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर से ही आती हैं। अब ये जो कंसेप्ट स्लाइड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। जनरली एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब सवाल है क्यों? इसके दो मेन कारण हैं। पहला, स्टेरिक रीजन। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन के पास भीड़ भाड़ यानी क्राउडिंग कम होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, जिससे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट जाती है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलिए अब इस स्लाइड से अपने आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए आपको लैब में दो टेस्ट ट्यूब्स दी जाती हैं, एक में एल्डिहाइड है और दूसरे में कीटोन। आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है? इस सेक्शन में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो इस स्लाइड में सवाल सिंपल है, एल्डिहाइड या कीटोन, इन्हें अलग कैसे करें? इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक लैबोरेटरी टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अब इस स्लाइड में वो दो फेमस टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में जब हम एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब की दीवार पर एक सिल्वर मिरर यानी चांदी जैसी परत बन जाती है। फेलिंग्स टेस्ट में एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करने पर एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कीटोन्स ये दोनों टेस्ट्स पॉजिटिव नहीं देते, इसलिए इन टेस्ट से हम आसानी से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फर्क पता कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम आज के लेक्चर के सारे की पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, हमने सीखा कि कार्बोनाइल ग्रुप प्लेनर और पोलर होता है। दूसरा, एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तीसरा, रोजनमुंड, इटार्ड और गाटरमैन कॉक जैसी नेम्ड रिएक्शंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखें। और आखिर में, टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।